नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल की इस श्रृंखला में। आज हम एक नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न, सॉरी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम भारत के नदियाँ, उनका अपवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ इसमें महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अपवाह, जिसे ड्रेनेज कहते हैं इंग्लिश में। अपवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल का प्रवाह। अपवाह का मतलब है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल का प्रवाह। वाहिकाओं मतलब कोई भी कारक हो सकता है। वायु गति के कार्य, जैसे कोई जल है वो किसी माध्यम से उसका प्रवाह हो रहा है एक धारा के रूप में, तो उसी को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र, जिसे अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जो यही वाहिकाएं थी, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे ये अपवाह हो गई, नदी है, एक नदी और आई, एक नदी और गई, तो इन सबको मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह द्रोणी या बेसिन किसे कहते हैं? नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। अब इसमें ये नदी है, मुख्य नदी है ये, और इसमें कोई नदी और आके मिलती है, कोई नदी और आके मिलती है, तो ये सहायक नदी और मुख्य नदी जो ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, वो कितने क्षेत्र को कैप्चर करती हैं, कितने क्षेत्र पर वो बहती हैं, उन्हीं को द्रोणी बेसिन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा गया, नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। जो नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा कितने क्षेत्र को कवर किया जाता है, उसी को नदी द्रोणी बेसिन कहते हैं। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैचमेंट एरिया। नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसे उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें हम देखें तो नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपने जल को बहाकर लाती है, उसे उस नदी का ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई नदी जा रही है किसी विशिष्ट क्षेत्र से और अपने जल को बहाकर ला रही है, उसी नदी के उस नदी में जो जल ग्रहण करने की क्षमता है, उसी को नदी जल ग्रहण क्षेत्र की क्षमता या कैचमेंट एरिया कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? वाटर शेड या वाटर डिवाइडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि। जैसे दो नदी हैं, नदी द्रोणी या बेसिन, जहाँ नदी द्रोणी उसे कहते हैं जहाँ तक नदी का विस्तार रहता है। जैसे एक नदी इधर प्रवाहित हो रही है, एक नदी इधर से प्रवाहित हो रही है, तो बीच में ऐसी बाउंड्री जो इन दोनों नदियों को अलग करती है, जिसे वाटर डिवाइडर या जल विभाजक कहते हैं, जो इनको आपस में मिलने नहीं देता, इन्हें आपस में मिलने नहीं देता है, इन दोनों को अलग करता है। जैसे हम इंडिया का मैप अगर बनाएं तो वाटर डिवाइडर कैसे है,
ابھی واٹر ڈیوائڈر سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ایک سیکنڈ. جیسے بھارت ہو گیا. بھارت میں جیسے یہ آراولی ہو گئی. جیسے آراولی کا ادھر وستار ہے، ادھر وندھین ہے، ادھر ستپوڑا ہے اور ادھر ویسٹرن گھاٹ ہے. تو آراولی کا جو وستار واٹر ڈیوائڈر بنے گا انڈیا کا، جو ایسے بنے گا واٹر ڈیوائڈر. جو ندیاں ادھر سے جاتی ہیں وہ ادھر ہی گریں گی، ادھر جائیں گی. ادھر سے ندیاں جو ادھر ہیں تو ادھر ہی رہیں گی، جو ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. جیسے آراولی واٹر ڈیوائڈر ہے. یہ جو وندھیا اور ستپوڑا رینج ہے یہ بھی واٹر ڈیوائڈر ہے. اور یہ پشچمی گھاٹ جو ہے یہ بھی واٹر ڈیوائڈر ہے. اپواہ پرتروپ کسے کہتے ہیں؟ ڈرینیج پیٹرن. کسی ندی چھیتر میں ندی کی جیومیٹری، آکرتی تتھا وشیشتاؤں کے استھانک ویوستھا کو کہتے ہیں اپواہ پرتروپ. اس میں ہم دیکھیں تو کسی چھیتر میں ندی کی جیومیٹری، آکرتی. جیسے کوئی ندی ہے، ندی اپواہ پرتروپ کا ارتھ یہ ہے کہ ندی کس پرکار پرواہت ہو رہی ہے. کچھ ندیاں آریہ پرکار کی ہوتی ہیں. جیسے کوئی یہ پروت چوٹی ہے، اس سے نکل رہی ہیں ادھر ندیاں ادھر ندیاں ادھر ندیاں، اسے آریہ یا پرتروپ کہتے ہیں. اور کچھ ندیوں کا پرتروپ ہوتا ہے، کچھ ندیاں ورچاکار ہوتی ہیں، ایسے آ کر ملتی ہیں، ایسے 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 ایسے. اور کچھ ندیاں جو ہیں جو کسی استھان پر ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں، ادھر گرتی ہیں، ادھر گرتی ہیں، ادھر 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 ایسے. تو یہ ندیوں کا پرتروپ ہے. ندیوں کی اپواہ کا کس پرکار اپواہ ہوتا ہے، کون سے پرکار کے، تو اسی کو پرتروپ کہتے ہیں. کیندریہ جل آیوگ نے بھارت میں 22 ندی دروڑیوں میں وبھاجت کیا ہے. کیندریہ جل آیوگ نے بھارت کو 22 ندی دروڑیوں میں وبھاجت کیا ہے. اپواہ تنتر کا ورگیکرن ہم دیکھیں جو ڈرینیج سسٹم ہے. کلاسیفیکیشن آف ڈرینیج سسٹم. تو دو پرکار کا ڈرینیج سسٹم بنے گا، ایک کرم بدھ اپواہ تنتر اور ایک اکرم بدھ اپواہ تنتر. کرم بدھ اپواہ تنتر میں انورتی ندیاں آتی ہیں، پرورتی ندیاں آتی ہیں، پرت انورتی ندیاں آتی ہیں اور نوانورتی ندیاں آتی ہیں. جو کرم بدھ طریقے سے پرواہت ہوتی ہیں ندیاں. پورورتی ندیاں اور ادھیاروپت ندیاں. پورورتی ندیاں آکرم بدھ اپواہ تنتر کی ہوتی ہیں. جو ندیاں چھیتر ڈھال کے پرتروپ میں پرواہت ہوتی ہیں. اگزامپل ہمالیہ ندیاں. ادھیاروپت ندیاں ہوتی ہیں کچھ. پورورتی اپواہ تنتر اور ادھیاروپت اپواہ تنتر کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا انتر ہے. بھوپٹل کے اتھان کا کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا. جیسے پورورتی ندیاں ہیں جو پہلے سے ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں انہیں پورورتی ندیاں کہتے ہیں. جیسے ہمالیئن ندیاں ہیں جو ہمالیہ میں پرواہت ہوتی ہیں، وہ پہلے سے ہی بہہ رہی تھیں، تو ان کے بیچ میں کوئی بھی چٹان آئے گا تو ان پر پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنے مارگ سے ہی گزریں گی. تو
अगर इसमें लिखा भी है भूपटल के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पूर्ववर्ती नदियां हैं जो उसी ढाल का अनुसरण करेंगी, उसी क्षेत्र में जाएंगी जिस क्षेत्र से वह हमेशा बहती रही हैं। और अध्ययन रूपी नदियां ऐसी नदी जो पहले ऐसी नदियां ऐसी नदी जो पहले अपनति ऊपर संरचना और अपरदन करती हैं और फिर निचले संरचना का अपरदन करके उसमें बहती हैं। इसमें अध्यारोपी नदियां का मतलब है जो पहले अपनति के जैसे ऊपर बहती रहती थी, फिर संरचना का अपरदन करके फिर नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका की जो कनेक्टिकट और हडसन नदी हैं और भारत की चंबल नदी, स्वर्णरेखा नदी और बनास दामोदर नदियां इस प्रकार अध्यारोपी नदियों के उदाहरण हैं। नदी जो पूर्ववर्ती नदी अपवाह तंत्र को देखें, नदी स्थित भूखंड को काटकर अपने पुराने मार्ग का अनुसरण करती हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। नोट में हम देखें चंबल, बेतवा, सिंधु, केन, काली, बनास यह सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं। अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक। जो अपवाह तंत्र है या अपवाह प्रतिरूप है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कोई नदी बह रही है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। चट्टान की बनावट प्रभावित करेंगे, स्थलाकृतियाँ बनावट प्रभावित करेंगे अपवाह तंत्र को। नदी की गति भी प्रभावित करेगी, नदी में जल की मात्रा भी प्रभावित करेगी और ढाल प्रभावित करेगी। ये कैसे प्रभावित करेगी? चट्टान कोई चट्टान है तो कोई नदी बह रही है, कठोर चट्टान है जैसे ग्रेनाइट का, तो नदियाँ इसे काट नहीं पाएंगी तो इसके अपवाह तंत्र को प्रभावित करेंगी, तो इसको दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैसे स्थलाकृति है तो कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, बीच में कोई घाटी है तो ये स्थलाकृति है तो ये नदी सीधे बहती है, लेकिन घाटी होने के कारण इसको अपने अपवाह प्रतिरूप में इसको बदलाव करना पड़ेगा। अगर नदी की गति तेज है तो ज़्यादा अपरदन होगा, और नदी की गति अगर कम तेज है या स्लो है तो निक्षेपण का कार्य अधिक होगा। तो ऐसे अपवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं स्थलाकृतियाँ और नदी में जल की मात्रा और चट्टान और ढाल। अगर नदी का ढाल अधिक है तो नदियाँ तेजी से गति द्वारा प्रभावित होंगी। भारत का अपवाह तंत्र का परिचय हम देखें। भारत में दो प्रकार के नदी प्रणाली तंत्र पाए जाते हैं, एक हिमालय नदी तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। भारत में संपूर्ण नदियों को बनाए तो संपूर्ण नदियों को बनाए तो एक हिमालयन नदी क्षेत्र वाली नदियां हैं, एक हिमालयन नदी क्षेत्र वाली नदियां हैं और एक दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये नदियां हैं। तो भारत में अपवाह तंत्र को दो नदी प्रणालियों में बांटा गया है, एक हिमालयन नदी तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र।
हिमालयन नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं। भारत की नदियों का 75% जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है और बाकी अरब सागर में गिरती हैं। जो भारत की संपूर्ण नदियां हैं उनका 75% जो जल है, जैसे भारत ये है तो इधर अरब की खाड़ी है, अरब सागर और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो जो 75% नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ। सॉरी, 75% नदियों का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है और बाकी जो 25% है वो अरब सागर में गिरता है। भारत में नदियाँ कृषि, वन, जैव विविधता, उद्योग, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख आधार हैं। भारत में जो नदी हैं उनका कई क्षेत्रों में उपयोग और अपना विशेष महत्व रखती हैं। जैसे कृषि में, वन को सिंचित करने में, जैव विविधता के लिए, उद्योग, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में प्रमुख आधार हैं। जैसे धार्मिक गतिविधियों में जैसे गंगा धार्मिक नदी है। कृषि में भारत में अधिकतर कृषि नदियों द्वारा की जाती है, नदियों, नहर के द्वारा, सिंचाई द्वारा। जैव विविधता, जहाँ नदियाँ अधिक प्रभावित होंगी वहाँ जैव विविधता अधिक पाए जाएंगे। उद्योग वहीं लगाए जाएंगे जहाँ पानी की व्यवस्था होगी और बिजली जिससे उत्पादित हो सके। तो ये नदियाँ प्रभावित करती हैं विशेष विभिन्न गतिविधियों में। भारत में अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखें तो हम उद्गम के आधार पर देखें और मुहाना कहाँ है इसके आधार पर देखें। उद्गम दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, दो जगह से, दो तंत्र में है उद्गम। एक हिमालय नदी तंत्र है, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। मुहाना में देखेंगे एक नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, एक अरब सागर की खाड़ी में गिरेगा। हिमालय नदी तंत्र में गंगा नदी को पढ़ना है और उनकी सहायक नदियों को, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदी पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा की सहायक नदी, ताप्ती की सहायक नदी पढ़ेंगे। कृष्णा की भी सहायक नदी, कावेरी को पढ़ेंगे। गोदावरी के सहायक नदी को पढ़ेंगे। मुहाने के हिसाब से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ गिरती हैं। और सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती नदी जो अरब सागर में गिरती हैं। हिमालय नदी तंत्र को हम देखें तो हिमालय नदी तंत्र दो प्रकार के हैं। इधर ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे हिमालय नदी तंत्र में नदियाँ। एक नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी, एक प्रकार की गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और जो सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं वो अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करेंगी। अब हम गंगा नदी तंत्र में देखेंगे कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा की सहायक नदी तंत्र में है यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन इत्यादि आदि नदियाँ हैं जो गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ देखें तो हम दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, रंगा और जिया बरेली और तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी देखें तो हम सिंधु नदी तंत्र का नुब्रा, श्योक, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब और ब्यास
ये सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम देखें, अभी ऊपर हमने हिमालय नदी तंत्र की नदियों को देखा है, जिसमें गंगा नदी तंत्र को देखा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा और सिंधु नदी तंत्र को देखा। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं, और सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो अरब सागर में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखेंगे, कौन नदियां कहाँ किस सागर में किस खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है दो शाखाओं में गिरती है, एक बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर की शाखा में गिरती है, जैसे कि हिमालय नदियां गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां को देखते हैं। सबसे पहले महानदी गिरती है, फिर गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, वेंगई, ताम्रपर्णी आदि नदियां जो हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। हम अगर देखें अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो लूनी नदी है, साबरमती नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी जो हैं जो अरब सागर में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। हिमालय नदी तंत्र का समान परिचय हम आगे चलकर देखेंगे। इसका संपूर्ण विस्तार, अपवाह तंत्र के प्रतिरूप, पूर्वगामी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अब भारत का अपवाह तंत्र दो प्रकार का है। हिमालय नदी तंत्र जिसमें आते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखें तो दो प्रकार की नदियां हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। भारत का अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। भारत में जो अपवाह तंत्र है उसका नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। जैसे भौगोलिक आकृतियाँ उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए, जैसे पर्वत, पठार आदि जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं उनके द्वारा भारत में नदी तंत्र के अपवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस आधार पर हम देखें तो इस आधार पर भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, हिमालयन नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो ऊपर हम देख चुके हैं। भारत के मुख्य दो भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। अभी कैसे भिन्न है हम ये भी देखेंगे। भारत के मुख्य दो भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। एक दूसरे से कैसे भिन्न है? प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, जो हिमालयी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। हिमालय नदियां जो हैं जो हमेशा पानी उसमें रहता है, सदा नीरा नदियां होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसम विशेष में पानी की मात्रा रहती है, कावेरी नदी को छोड़कर। जो कावेरी नदी है वो लौटते हुए मानसून और आते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। इसलिए मात्र दक्षिण भारत की एक कावेरी नदी है जो सदा नीरा नदी है, उसमें हमेशा पानी की मात्रा रहती है। विशेष अंतर यही है, जो मुख्य अंतर है, हिमालय नदियाँ होती हैं वो सदा नीरा होती हैं, उनमें हमेशा जल की प्रवाह रहती है। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो सूख जाती हैं मौसम विशेष में। हिमालय नदी 12 मासी नदियां होती हैं, पेरिनियल रिवर जिसे कहते हैं। इनमें वर्ष भर जल रहता है।
اس میں वर्ष भर जल रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम या बर्फ से भी जल प्राप्त होता है। वर्षा से तो प्राप्त ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लेशियर पिघलते हैं उससे भी यहाँ की नदियाँ जल को प्राप्त करती हैं। हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंध और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। सिंधु जैसे हिमालय की दो जो मुख्य नदियाँ हैं सिंध और ब्रह्मपुत्र, वो इस पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। जैसे हिमालय ये है, तो जो इधर अपना कश्मीर ये कश्मीर वाला क्षेत्र होगा, ये उत्तराखंड का होगा, इधर हिमाचल का होगा। और जो तो इधर से गंगा नदी का प्रवाह होता है। बाकी जो दो नदियां हैं सिंध और ब्रह्मपुत्र का, तो ये पर्वतमाला के उत्तरी, ये पर्वतमाला है तो इसका उत्तरीय हुआ, यहीं से निकलती हैं तिब्बत के पठार से। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गाज का निर्माण किया है। जो उत्तरी भारत जो हिमालयी नदियां हैं वो गाज का निर्माण करती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां गाज का निर्माण नहीं करती हैं। और जो हिमालय नदियां हैं जो पर्वतों को काट कर गाज का गहरे महाखंड का निर्माण की हैं। हिमालय नदी जो है जो युवावस्था में है, इनसे अपरदन अधिक होता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर ली हैं, जिनके कारण इनमें वेग कम होने के कारण अपरदन की क्षमता कम हो गई है। मध्य एवं निचले भाग में ये नदियां विसर्प, गोकुल झील अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जो हिमालयन नदियां हैं वो अपने मैदानी भागों में विसर्प और अन्य बहुत सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। गोकुल झील का निर्माण करती हैं, नियांडर बनाती हैं और फिर निक्षेपण करके डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर रहता है। मौसम में जब बारिश होती है तभी ये नदियां जल को प्राप्त करती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी नदी धाराओं में बहने लगता है। गर्मी के मौसम में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी छोटी धारा में बहने लगती हैं घटकर। हिमालय नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय की लंबाई कम है। हिमालयन नदियां जो हैं जो अधिक दूरी को तय करती हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कम दूरी को तय करती हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। केंद्रीय उच्चभूमि हम रफली बता दें, केंद्रीय उच्चभूमि किसे कहा गया है। इधर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को केंद्रीय उच्चभूमि कहा गया है, उत्तर के मैदान इधर कहा गया है ऊपर, और इसे प्रायद्वीपीय भारत का मैदान कहा गया है, प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है उसे। केंद्रीय उच्चभूमि से निकलते हैं जैसे बैतूल का पठार मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ी से, तो ये उच्चभूमि के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकतम पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में की तरफ बहती हैं। वही हिमालय से 3 मुख्य नदी तंत्र प्रवाहित होते हैं, जिनके नाम हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, सिंधु,
गंगा ब्रह्मपुत्र इनका जो क्रम है वो पहले सिंधु है, पश्चिम से पूर्व, जैसे पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व जो है पहले सिंधु नदी प्रवाह है, फिर गंगा नदी प्रवाह है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह है। तो हिमालय से 3 मुख्य नदी प्रवाहित होती हैं, जिनके नाम इधर हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियाँ तिब्बत के दक्षिणी भाग से स्लोप से निकलती हैं और हिमालय के अक्ष के समांतर अनुदैर्ध्य द्रोणियों में बहने के पश्चात मैदानों तक पहुँचने के लिए अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। ये जो नदियाँ हैं तिब्बत के दक्षिणी भाग से स्लोप में से निकलती हैं, जैसे बनाए हम ये, तो तिब्बत के दक्षिणी भाग से निकलती हैं और हिमालय के अक्ष के कारण ये दक्षिण में मुड़ जाती हैं। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब उसके बाद में हम हिमालय नदियों को एक एक करके देखेंगे, पूरे डिटेल के साथ, मैप के थ्रू और नोट्स के थ्रू। एक बार हम अगर वैसे बताएं, जैसे मैप हम बनाएं भारत का, जैसे भारत है तो भारत में नदी अपवाह तंत्र 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जिसे एक हिमालयन नदी अपवाह तंत्र कहते हैं, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। हिमालय अपवाह नदी तंत्र में 2 प्रकार की नदियां हैं, जो एक अरब सागर में गिरती हैं। इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो जो हिमालयन नदियां हैं, हिमालय नदियां हैं उनसे 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। जो ये हिमालयन नदियां हैं इनसे 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। इधर हम देखें तो इधर ये यहीं से सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो जो सिंधु नदी है वो कश्मीर से होते हुए लद्दाख वाले क्षेत्र में सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होकर असम से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाते हुए सुंदरबन का डेल्टा गंगा से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान से जाते हुए इधर अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। अब बचती है गंगा नदी। गंगा नदी मुख्यतः उसका उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर
का निर्माण करती हैं वो बाद में हम देखेंगे। पहले देखेंगे इसकी दिशा कैसी है। अब ये उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में प्रवाहित करके आकर ये पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में पूरी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। तो जो हिमालयन नदियां हैं वो दो नदियां जो हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक गंगा नदी, और जो एक नदी है वो अरब सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है जिसका नाम है सिंधु नदी। अब वही हम दक्षिण भारत की नदियाँ जो देखें तो दक्षिण भारत की नदियाँ भी दो प्रकार की हैं, जो एक पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ज़्यादा नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं क्योंकि इसकी ढाल और ऊंचाई अधिक है। तो जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और इधर जो नर्मदा, ताप्ती, माही जो ये नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो हम कल से देखेंगे एक एक करके सारी नदियाँ और मानचित्र के थ्रू नोट्स को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।